ये सीन कुंफू पांडा मूवी का है, जहाँ पे ये फैट पांडा जिसका नाम पो है, ये ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसे खोलते ही इसमें पावर आ जाएगी और ये सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, पर इसे उसमें खुद की शक्ल दिखती है। ये इस मूवी का मेरा फेवरेट सीन है। लेकिन आप में से जिसने ये मूवी नहीं देखी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। देखो, इस मूवी में एक चीज है जिसका नाम है ड्रैगन स्क्रॉल, जिसे माना जाता है कि इसे खोलते ही जो भी स्क्रॉल को पढ़ेगा उसमें अनंत शक्तियां आ जाएगी। और स्क्रॉल को पाने के लिए सारे के सारे वॉरियर्स कुंफू सीख रहे हैं, ताकि उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर होगा उसे ये ड्रैगन स्क्रॉल दिया जाएगा। और फिर एंट्री होती है पो की, जो कि एक बहुत ही ओवरवेट पांडा है, जिसके बाप की एक नूडल की शॉप है। उसने आज तक कभी कुंफू नहीं किया, लेकिन बैठे बैठे हमेशा वो सपने देखता है कि वो एक ड्रैगन वॉरियर बनेगा। जिस दिन ये एक्चुअल में डिसाइड होना होता है कि ड्रैगन वॉरियर किसे बनाया जाएगा, उस फंक्शन में ये पांडा भी जाता है। मोटा होने के कारण ये फंक्शन में लेट पहुंचता है, इसलिए इसे वहां पर एंट्री नहीं मिल रही होती। लेकिन फिर भी क्योंकि इसका दिमाग ऑब्सेस्ड है, वो किसी ना किसी तरीके से मास्टर उगवे तक पहुंच जाता है, जो कि ये बताएंगे कि ड्रैगन वॉरियर बनाना किसे है। जब वहां पे सारे लोग देख रहे होते हैं कि ड्रैगन वॉरियर किसे बनाया जाएगा, मास्टर उगवे इसको ड्रैगन वॉरियर बना देते हैं। सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि ये मोटा इंसान जिसने आज तक कुंफू नहीं किया, इसे तुम ड्रैगन वॉरियर कैसे बना सकते हो। क्योंकि इस ड्रैगन वॉरियर को एक विलन से लड़ना है, जिसका नाम है टाई लोंग, जो कि कुंफू में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इतना अमेजिंग कि वो पूरे गांव को अकेला खत्म कर सकता है। एनीवेज, क्योंकि उगवे अब डिसीजन ले चुके थे, तो इस मोटे पांडा को किसी ना किसी तरीके से कुंफू तो सिखाना ही था। और मास्टर शिफू इस पांडा को कुंफू सिखाने लग जाते हैं। शुरू में ये पांडा पो कुंफू बिल्कुल भी नहीं सीख पाता, लेकिन बाद में मास्टर शिफू को यह पता चलता है कि जो पो है वो खाने से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है, तो क्यों ना इसी को यूज करके इसको ट्रेन किया जाए। और मास्टर शिफू एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। धीरे धीरे ये पांडा कुंफू में अच्छा होने लगता है। और फाइनली वो वक्त आता है जिस वक्त पर मास्टर शिफू पो को वो ड्रैगन स्क्रॉल देते हैं कि इस ड्रैगन स्क्रॉल को अब तू ले और सारी शक्तियां तेरी हैं, क्योंकि टाई लोंग अब हम सबको मारने आ रहा है। जैसे ही पो इस ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है, अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, कोई मैजिकल मूवमेंट नहीं होती, उसे सिर्फ उसकी शक्ल दिखाई देती है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। इतने सालों से जो पूरे गांव में झूठी कहानी चलाई है कि ड्रैगन स्क्रॉल तुम्हें एक ड्रैगन वॉरियर बना देगा, लेकिन इसने तो मुझे ड्रैगन वॉरियर नहीं बनाया। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। ये पांडा बहुत डिप्रेस होता है और वापस अपने डैड के पास चला जाता है। और अब सारे गांव वाले अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि टाई लोंग इन सबको खत्म करने आ रहा है। गांव छोड़ते छोड़ते इस पांडा का डैड इस पांडा को देखता है और उसे पता है कि उसका बेटा पो हमेशा से कुंफू मास्टर बनना चाहता था। तो इस वक्त पर उसके डैड मिस्टर पिंग उससे कहते हैं, बेटा तू हमेशा मुझसे पूछता था कि जो मैं इतनी अच्छी नूडल्स बनाता हूँ उसकी सीक्रेट सॉस क्या है, और मैं तुझे कभी भी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं बताता था। ये चीज वो पांडा सुनता है और उसे लगता है कि यार मेरे डैड इस टाइम क्या बात कर रहे हैं, मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, टाइलू सबको मारने आ रहा है और ये अपने नूडल्स की सीक्रेट रेसिपी बता रहे हैं। एनीवेज, वो अपने डैड को बोलता है, हाँ डैड क्या है वो सीक्रेट रेसिपी। और उसके डैड बोलते हैं, उसकी सीक्रेट रेसिपी है कुछ भी नहीं। ये पांडा पजल हो जाता है, कुछ भी नहीं। उसके डैड बोलते हैं, हाँ कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हें बोलता था कि इसमें कुछ स्पेशल डला है, तुमने बिलीव कर लिया कि वो स्पेशल है और इसीलिए वो स्पेशल बन गया, तुम्हारी फेवरेट नूडल्स बन गई। इस मूवमेंट पर पो को रियलाइज होता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया ड्रैगन स्क्रॉल का मतलब क्या था। वो दोबारा से फटाफट ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है और इस वक्त पर उसे उसकी शक्ल रिफ्लेक्ट होती है और उसे समझ आता है कि एक्चुअल में कोई सीक्रेट नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। ये सारी स्टोरी जो बनाई जा रही है कि ड्रैगन स्क्रॉल को खोल के ताकत आ जाएगी, वो सिर्फ इसीलिए है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर लो, अपने पर विश्वास कर लो कि तुम एक्चुअल में इंप्रूव हो जाओ। और ये चीज सोचकर उस पांडा को अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। वो गांव से भागने के बजाय वापस ड्रैगन स्क्रॉल वाले एरिया में जाता है, जहां पे टाई लुंग उसके मास्टर शिफू को मारने की कोशिश कर रहा है। वहां पर वो टाई लुंग से लड़ता है और एक मोटा पांडा होने के बावजूद टाई लुंग से जीत जाता है और पूरे गांव वालों को बचा लेता है। देखिए, स्टोरी की मेन लर्निंग ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ है। जिस मोमेंट पर हम बिलीव कर लेते हैं कि हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल बन जाते हैं। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, ये सारी चीजें हैं क्या? कोई भी आईआईटी जाके स्मार्ट नहीं बनता है। आईआईटी एक ड्रैगन स्क्रॉल है, जहां पे आपको सिर्फ आपकी शक्ल दिखाई देती है। आईआईटी में जाने से पहले जो आप सारी मेहनत कर लेते हो, वो ऑलरेडी आपको स्पेशल बना चुकी है। इवन अगर आप आईआईटी नहीं भी पहुंचे, आपने जितनी भी मेहनत करी है, उस मेहनत के प्रोसेस ने आपको स्पेशल बनाया है। और सिर्फ अब हमें अपने आप पर बिलीव करने की जरूरत है और हम एक्चुअल में जीत सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कुलदीप। वो हमेशा ही ओवरवेल्म रहता था। उसकी टू डू लिस्ट में इतनी सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग में हमेशा एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता है, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर ले।
उसकी लिस्ट कभी छोटी होती ही नहीं। एक दिन वो मुझे मिला और उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी और कहा, चल ऐसा कर, ये जो सारी जो टू डू लिस्ट है इसको गूगल कैलेंडर में भरते हैं। हर एक टू डू लिस्ट के आगे सबसे पहले तो आवर्स लिखते कि जो तुझे लगता है कि कितना टाइम इस टास्क को लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, टास्क ए के लिए तुझे 2 घंटे चाहिए, टास्क बी के लिए 1.5 घंटा, टास्क सी के लिए 3 घंटे एंड सो ऑन। मैंने वेट किया और धीरे धीरे वो इन सारे टास्क को गूगल कैलेंडर में लिखने लग गया। और जैसे ही वो गूगल कैलेंडर में उसे लिखने लग गया, उसने देखा ये काम नहीं कर रहा यार, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास दिन में, मैंने सोना भी तो है। तो उस पर मैंने कहा, एग्जैक्टली यही तो बात है, हम सारे के सारे टास्क नहीं कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुझे कम से कम 30 या 40% इसमें ओपन स्पेस रखना पड़ेगा। यानी जो तुझे लग रहा है कि एक टास्क 2 घंटे में होगा, वो एक्चुअल में 3 साढ़े 3 घंटे भी ले सकता है। तो उसने कहा, तेरा क्या मतलब, मैं अपने आधे दिन का शेड्यूल बनाऊं? मैंने कहा है, एग्जैक्टली यही तो करना है, क्योंकि हर चीज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तू हमेशा हर चीज को अंडर एस्टिमेट करेगा और वो ज्यादा टाइम लेगी ही लेगी। इस पर उसका वही कॉमन सवाल था, यार मैं आधी चीजें नहीं छोड़ सकता। और मेरा वही कॉमन आंसर। इस पर मैंने कहा, देख चीजें तो छूटेंगी छूटेंगी, तू सिर्फ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुझे करना यह है कि तू अपनी टू डू लिस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिख सकता है। जो हाईएस्ट इंपैक्ट क्रिएट करेगी उसे ही तू गूगल कैलेंडर में डाल सकता है। इस मेथड के 2 फायदे हैं। जिस मोमेंट पर तू ये पीस बना लेगा कि ये 12 के 12 काम तू नहीं कर सकता, तेरा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकंड, तेरी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि तू पूरे दिन में सिर्फ 3 या 4 टास्क ही सबसे इंपॉर्टेंट वाले कर रहा है, तो तू उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल दे। और इस स्टेप में हमारी लर्निंग भी एग्जैक्टली यही है कि 1, हमें अपने टास्क लिखने हैं, 2, हर टास्क का हमें टाइम एस्टिमेट करना है, 3, हमें हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को गूगल कैलेंडर में शिफ्ट करना है, और 4, अपने दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे खाली छोड़ने हैं। क्योंकि जो सारे टास्क आप सोच रहे हो कि ये 2 घंटे में होंगे, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। आई नो, हमारे ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा वो यही है कि कौन से काम छोड़ने हैं और कौन से काम करने हैं, ये पता कैसे चलेगा। और इसके लिए ही नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, तो मैं आपको राज और समीर की एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे, सेम कॉलेज से डिग्री की, और दोनों ने ही अच्छे मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट की। दोनों एम्बिशियस थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। राज ने डिसाइड किया कि वो अपने करियर के सारे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगा। उसने कोडिंग भी सीखी, डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, कोर्सेज भी किए, ग्राफिक डिजाइनिंग भी की, और साथ ही में एमबीए की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी चीज में भी इन डेप्थ नहीं जा रहा था। इसके चक्कर में वो हमेशा बिजी रहता, स्ट्रेस में रहता, और उसे लगता कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरी तरफ समीर ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। उसने एनालाइज किया कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और उसने ये भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड है, जो मार्केट है, वो इंक्रीज हो रही है। और इसकी वजह से उसने अपना पूरा फोकस इस स्ट्रीम में डाल दिया। वो नए एल्गोरिदम्स पर रिसर्च करता, प्रोजेक्ट बनाता और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अपने पेपर प्रेजेंट करता। 1 साल के बाद राज अभी भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज था। उसे कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी स्किल्स एकदम स्कैटर्ड थी। वो किसी फील्ड का एक्सपर्ट था ही नहीं। समीर को एक टॉप टेक कंपनी में एआई स्पेशलिस्ट का ऑफर मिला, जहां उसे काफी अच्छी सैलरी मिली। राज फिर से अपनी फील्ड बदलने का सोचा था। उसे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि वो एग्जैक्टली करे क्या। फिर दोबारा से वो डिफरेंट कोर्सेज ट्राई करता, और कहीं भी उसे सक्सेस मिलती ही नहीं। सेम कैपेबिलिटी होने के बावजूद वो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली समीर से काफी पीछे रह गया। तो इस फिक्शनल कहानी से हमारी लर्निंग क्या है? इससे लर्निंग ये है कि एक टाइम के बाद हमें हाई इंपैक्ट एरियाज पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम 10% टाइम डिजिटल मार्केटर नहीं हो सकते, दूसरे 10% टाइम यूट्यूबर नहीं हो सकते, तीसरे 10% टाइम हम आईएम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर ये एनर्जी स्कैटर्ड है, तो जो इंसान 100% अपने हाई इंपैक्ट एरिया में दे रहा है, हम उसके साथ कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। एप्पल ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी पे था। 1997 में जब वो वापस आए एप्पल में, तो उन्होंने 70% एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को बंद करवा दिया। यानी अगर 100 प्रोजेक्ट चल रहे थे तो उन्होंने बोला 70 को बंद कर दो, और उन एरियाज पर फोकस किया जो उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और इसलिए वो iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स ला पाए, जिसके लिए लोग दीवाने हुए पड़े हैं। तो अगर हमें अपने गूगल कैलेंडर में हाई इंपैक्ट एरियाज पर रोज काम करना है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि अपने गोल्स डिफाइन करो कि एग्जैक्टली हमें बनना क्या है। क्या हमें एंटरप्रेन्योर बनना है? क्या हमें साइंटिस्ट बनना है? क्या हमें आर्टिस्ट बनना है? क्या हमें फिल्म मेकर बनना है? हमें एग्जैक्टली बनना क्या है? अब गोल आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है, आई नो दैट। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा थिंकिंग मॉडल देता हूँ। आप रिवर्स सोचो, सारी चीजें जो आप करना चाहते हो आप लिस्ट में लिख दो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहते उसको काटते रहो, और जो टॉप चीज बचे उस पर ही काम स्टार्ट कर दो। सेकंड स्टेप आता है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। यानी अगर आप कुछ बनना चाहते हो, क्या आप एक्चुअल में उसमें अच्छे भी हो? क्या मतलब आपको वो चीज करने में मजा आता भी है? यानी घंटों तक आप वो काम कर सकते हो कि नहीं? थर्ड स्टेप आता है फाइंड अ गुड मेंटर।
यानी एक ऐसा बंदा ढूंढो जो उस चीज में अच्छा हो और उससे वो चीज सीखने लग जाओ। एंड फाइनली लास्ट स्टेप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड डीप वर्क। अब जो एक बार आपने गूगल कैलेंडर बना लिया है उसमें काम करना ही पड़ेगा। डायरेक्शनली आप ठीक हो चुके हो लेकिन कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे और सालों तक 3 4 5 साल तक उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। 1993 में माइकल जॉर्डन अपने करियर के पीक पर थे। उन्होंने शिकागो बुल्स को 3 बार लगातार एनबीए चैंपियनशिप में जीतने में मदद की थी, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हुई। उनके डैड की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। इस लॉस ने उन्हें हिला दिया। इस इंसिडेंट के बाद जॉर्डन ने सबको शॉक करते हुए बास्केटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सब सोच रहे थे कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर ने ऐसा क्यों किया। एनीवेज 2 साल के बाद एक न्यूज़पेपर में खबर छपती है, आई एम बैक, यानी जॉर्डन एनबीए में वापस आ रहे थे और इस बार वो पहले से भी ज्यादा फोकस थे। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी टीम को दोबारा से बहुत सी गेम्स जिताई, लेकिन सबके दिमाग में सवाल ये था कि एक ऐसा स्पोर्ट जहां पर आप 2 या 3 महीने के लिए भी गेम छोड़ दो आपकी परफॉर्मेंस में फर्क आने लगता है। वहां पर इन्होंने गेम 2 साल तक छोड़ दी। उसके बावजूद ये गेम कैसे जीते, और वो इसीलिए हुआ कि जब वो 2 साल तक रिटायरमेंट ले रहे थे उसके बीच में उन्होंने बहुत बड़ा चंक सबसे अलग हो गए अपनी गेम को दोबारा इंप्रूव करने के लिए लगाया। यानी एक्चुअल में वो बहुत बहुत एक्शन ले रहे थे। तो इस कहानी का मेन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक टाइम पर जब आपने डायरेक्शन चूज कर ली है तो आपको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप एक के बाद एक यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते। फाइनली वो कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम, यानी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे आप नहीं भाग सकते। आपको डिस्ट्रैक्शंस को बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ेगा, क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि हर कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा चलो पार्टी में चलते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, और अपने रूटीन में एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह स्टिक रहना पड़ेगा। तो अगर एक्चुअल में नेक्स्ट 90 डेज में आपने कम बैक करना है तो स्टेप 1, यू हैव टू बिलीव कि यू आर स्पेशल बिकॉज यू आर। सेकेंड, यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो 10-20 चीजें आप टू डू लिस्ट में रख रहे हो वो सारी कंप्लीट नहीं होगी, एक्सेप्टेड की लूज होंगी। स्टेप 3, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये डिसाइड करना है कि लूज कौन सी वाली करनी है। ऐसी चीजें लूज करनी है जो आपकी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकती हैं, या ऐसी चीजें जिसकी आपकी लाइफ में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप 4, जब हाई इंपैक्ट एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उसको कैलेंडर में रखो, डिस्ट्रैक्शन बंद करो एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। और इस 90 डेज की जर्नी में अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए कि कोई बकवास की वीडियो, बकवास की नोटिफिकेशन ना आए, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जहां पर सिर्फ नॉन फिक्शनल सेल्फ प्रूवमेंट बुक्स हैं। कोई लव स्टोरीज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई हॉरर स्टोरीज नहीं, जस्ट प्योर फोकस, जिसे आप आंखें बंद कर अपने फ्री टाइम में सुन सकते हो। तो अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।